हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 25 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप एग्जाम गुरुजी के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। एमपीपीएससी के लिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। एमपीजी के और करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है। 15 अगस्त को टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 99 रुपीज़ है और फर्स्ट विनर 3 लोगों को मिलेगा फर्स्ट प्राइज के रूप में एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स, 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई का कोर्स, 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज और 100 रुपये का डिस्काउंट हर एक स्टूडेंट को जो आने वाले किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट करेगा उसको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता का एक सिंपल सा छोटा सा सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि पहली चीज सही काम करें, यानी जो आपका काम होना चाहिए वो सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कोई भी लीगल काम नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, सही तरीके से करें। उस सही काम को भी करने का सही तरीका आपके पास में होना चाहिए। कुछ गलत तरीके से अपने काम को ना करें। और तीसरा, सही समय पर करें। काम जो चीज़ जब होनी चाहिए तभी करें। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपने कर ली तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, और ये मणिपुर में रखी है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश द्वारा मंगल अभियान प्रक्षेपित किया गया है, ये चाइना के द्वारा किया गया है। चौथा प्रश्न है कि किसने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा की गई है। पांचवा प्रश्न है कि कौन सी महासभा पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। वहीं छठवां प्रश्न है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है, तो ये पीसी कांडपाल हैं। सातवां प्रश्न है कि किन्हें एनएमडीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी बनाया गया है, और ये सुमित देव हैं। आठवां प्रश्न है कि किस प्रख्यात गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री था। और नवा प्रश्न है कि किस सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है, और ये शामिल किया उड़ीसा ने। वहीं 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, और ये अभिनेता सोनू सूद के द्वारा किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सेना में महिला अधिकारियों को कितनी शाखाओं में कमीशन दिया गया है, तो ये दिया गया है 10 शाखाओं में, यानी सेना की जितनी भी शाखाएं, टोटल 10 ही शाखाएं हैं, यानी कि सभी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सभी शाखाओं में दे दिया गया है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए मंजूरी पत्र जारी कर दिया है, यानी इसको अब सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। और रक्षा मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी, इसकी जो महिला अधिकारी होंगी वो अब सेना की सभी 200 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल पाएगा, उनको स्थायी नौकरी मिल पाएगी। अभी तक सेना में क्या होता था, महिलाओं को केवल 2 ही शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलता था, जज, एडवोकेट जनरल और शिक्षा कोर में। लेकिन अब जितनी भी शाखाएं हैं सभी में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि रेलवे की कब तक सभी डिब्बों में आरएफटीआई टैग लगाने की योजना है, तो आरएफटीआई टैग लगाने की योजना है वो है 2022 तक, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये आरएफटीएफ टैग क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना बना रही है, और इसी टैग का यूज़ करके आप टोल प्लाजा से फास्टैग जो होता है ना, वो एक्चुअल में यही टैग है जिससे आप टोल प्लाजा पे जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपका टोल का पैसा कट जाता है। तो इस टैग के जरिए रेलवे डिब्बे कहाँ पर हैं, कहीं भी होंगे, उनका पता लगा जा सकेगा। यानी कि रेलवे डिब्बे हर स्टेशन के पास में इस प्रकार की सुविधा रहेगी कि जो भी रेल डिब्बा वहाँ से गुजरेगा तो उसकी रीडिंग वगैरह नोट कर ली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो कौन सा डिब्बा कहाँ पर है, कब है, वो सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रेलवे अपने सभी डिब्बों की जानकारी लिखित रूप से रखती है, और इससे त्रुटियों की काफ़ी गुंजाइश बनी रहती है। और अब तक करीब 23,000 डिब्बों में इस प्रकार की ये टैग जो है लगाया जा चुका है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 87वां देश कौन सा बना है, और ये 87वां देश बना है निकारागुआ, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, और ये गणराज्य निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसमें शामिल होने वाला 87वां देश बन गया है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की जाए तो नवंबर 2015 में पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसमें इसको शुरुआत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड साहब के द्वारा। तो दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक वैश्विक पहल है। इसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की बात कही जाती है। चलिए बात कर लेते हैं पहले निकारागुआ फिर संयुक्त राष्ट्र सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो निकारागुआ इसकी राजधानी मानाकुआ है और राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है। मुद्रा यहाँ की कोर्डोबा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं ये उनका एक मंच है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सौर सिस्टम यानी कि सोलर पावर का यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। 87 देश इसके सदस्य हो गए हैं और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है जो कि हरियाणा में है। चलिए मैप में मैं आपको निकारागुआ लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको निकारागुआ जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप पूर्व से किधर से भी जाएंगे आप निकारागुआ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत के अपोजिट में स्थित है। ये आप देख पा रहे होंगे अमेरिका, अमेरिका के नीचे मैक्सिको और मैक्सिको के नीचे ये देश हैं उसके पास में निकारागुआ, ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा होगा ये निकारागुआ है और इसकी राजधानी मानागुआ है। इस तरफ ये जो है कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है, यानी कि इस तरफ कैरेबियन सागर है इसके पूर्व में, और पश्चिम में देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है। ऊपर देखेंगे तो होंडुरास के साथ इसकी सीमा लगी हुई है और नीचे कोस्टा रिका के साथ में सीमा लगी है। आसपास और कौन कौन से देश हैं, जैसे नीचे की तरफ पनामा है, ऊपर देखेंगे तो अल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, ब्लेजी है और मैक्सिको है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि भारत और कौन सा देश 30 सेकंड का तेज कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करेंगे, और इसके लिए समझौता किया है भारत और इजराइल ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और इजराइल एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू करने वाले हैं और इसे हासिल करने के लिए इजराइल क्या करेगा, भारत में अपनी उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल को भेजेगा और इसमें 4 प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा जिसके द्वारा कोविड-19 की पहचान की जा सकती है। और ये है टेरा हार्ट्स तरंग, वॉइस टेस्ट, आइसोथर्मल टेस्ट और पॉली एनिमो एसिड टेस्ट। इन पर आधार पर ब्रीथ लीजर टेस्ट होगा जिससे ये पता लगाया जाएगा कि जो कोविड-19 का परीक्षण है उसको तेज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात इजराइल की करते हैं। तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा है कि इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको अब इजराइल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये इजराइल है जिसकी राजधानी यहाँ पर यरूशलेम देख पा रहे होंगे। ऊपर इसकी सीमा लेबनान के साथ में, उसके बगल में सीरिया के साथ में, इस तरफ जॉर्डन के साथ में, नीचे जो है पीछे की तरफ देखेंगे तो आप मिस्र के साथ में इसकी सीमा लगती है, जबकि इस तरफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश और आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन। तो आप याद रखिएगा ना तो इजराइल को ना फिलिस्तीन को सभी देशों के द्वारा मान्यता दी गई है। बहुत सारे देश इनको देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं और फिलिस्तीन और इजराइल में लगातार प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, खासकर यरूशलेम को लेकर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि किस स्टार्टअप ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है, और ये विकसित किया गया है दिगंतरा नाम का एक स्पेस स्टार्टअप है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिगंतरा नाम का एक स्पेस स्टार्टअप है और इसने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सिस्टम जो है लाइडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर काम करती है। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि किसने केंद्रीय कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों, खाने कौन सी, कोयला की खाने, तो उन खानों में, कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। और इसके तहत अमित शाह ने 6 इको पार्क पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इस अभियान का आयोजन कोयला मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी कोयला और लिग्नाइट की जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स, उनको इसमें शामिल
किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि किसने बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा दिया गया है राहुल बजाज के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज, इन्होंने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने का निर्णय ले लिया है और उनकी जगह उनके बेटे जो संजीव बजाज हैं, जो कि कंपनी में वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, वो लेंगे। और राहुल बजाज वर्तमान में कंपनी के अंदर गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि डीआरडीओ ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है, और इसकी स्थापना की गई है लेह में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा विकसित की है और इसकी स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी कि डीहार में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब डीहार जो है वो प्रयोगशाला है जो लद्दाख में, लेह लद्दाख में स्थित है, और ये काम करती है ठंडे कृषि पशु प्रौद्योगिकियों पर, ताकि इसका जो उद्देश्य वो यही है डीहार का कि लेह को कैसे हरा भरा किया जाए, वहाँ पर कैसे खेती को विकसित किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। डीहार की स्थापना जो है 1962 में फील्ड रिसर्च लैबोरेटरी के रूप में की गई थी और 2008 में इसका नाम बदलकर डीहार कर दिया गया। बात करते हैं डीआरडीओ की, जिसने इसको विकसित किया है। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है, और इसको जो मंजूरी दी गई है वो कर्नाटक ने दी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है, और इस मिशन के तहत कर्नाटक क्या करेगी, कर्नाटक की जो सरकारी कंपनियां हैं वो कंपनियों के 49% शेयर अपने पास रखेगी, बाकी 51% शेयर उद्योगों और हितधारकों के पास में होंगे। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2016 में इन्वेस्ट कर्नाटक लॉन्च किया था, और इस मिशन के तहत निवेश कर्नाटक में आया था और राज्य को काफ़ी अच्छा इससे पैसा मिला था, निवेश प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की कर लेते हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये कर्नाटक है, दक्षिण भारत का राज्य है। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 225 सीट्स हैं, और विधान परिषद भी यहाँ पर जिसमें 75 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, और नगरहोल नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में अल्लामाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर नहीं है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजा सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, और ये वर्ष है 2021, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, और इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर के अंदर जबरन श्रम और जो बाल श्रम होता है उसको खत्म करना। याद रखिएगा, केवल बाल श्रम नहीं, जबरन श्रम यानी कि लोगों को जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती है, और बाल श्रम को खत्म करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, वो इनकी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। और अर्जेंटीना गणराज्य ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का विचार का प्रस्ताव दिया था। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 2022 यूथ ओलंपिक्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसको 4 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, यानी पहले 2022 में होना था, अब इसका आयोजन 2026 में होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, बी सही नहीं है। और आप में से कई लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे। आज का सवाल है कि कतर में कब फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप सभी को पता होगा, आंसर जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।